अध्याय 42 उन्नत कीट उत्परिवर्तन। घने कोहरे के बीच आउटपोस्ट T-34 पर ब्लैक जियाओ कॉनॉय लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था। लाशों और जीवों का झुंड जीवित बचे लोगों की चीखों के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र को एक जीती जागती नरक में बदल चुका था। लाशों के ज्वार, गोलियों की लड़ाई और विश्वासघात के बीच अराजकता से भ्रमित हुए बिखरे हुए कॉनॉय तुरंत गोलियों और मरे हुओं द्वारा खत्म कर दिए गए। मोटे कॉनॉय नेता, जो लंबे संघर्ष में दिलचस्पी नहीं रखते थे, ब्लैक जियाओ कॉनॉय के बचे हुए सदस्यों को खत्म करने के बाद हितेश के बड़े ट्रक पर कब्जा कर लिया। उसकी टीम ने कई सप्लाई गाड़ियों को अपने कॉनॉय में मिला लिया और गर्जना करते हुए लाशों के झुंड को रौंदते हुए तेजी से निकल पड़ी। इस बीच अपू, जो अब अपने आधे कीट विकराल रूप में था, एक खतरनाक आभा बिखेर रहा था। उसने हितेश की पिस्तौल उठाए और भागते हुए 2 जीवित बचे लोगों को लापरवाही से मार डाला, फिर स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। प्लेटफॉर्म पर खड़ा चिराग, जैसे ही उसके आदमियों ने ऊपरी हाथ हासिल किया, थोड़ा राहत महसूस करने लगा था। लेकिन उसका चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उसने आंगन की ओर इशारा किया। ध्यान रहे, वो कोहरे की मकड़ी है। जैसे ही उसने ये कहा, लाशों से जूझ रहे जीवित बचे लोगों ने महसूस किया कि उनके सामने का झुंड 2 हिस्सों में बंट गया। कोहरे में से हल्की रोशनी में एक विशाल मकड़ी निकली। एक ही पल में उसके एक विशालकाय पैर ने 2 जीवित बचे लोगों को सीने के आर पार भेद दिया। धड़ाम, आह, भागो! आंगन में घबराहट भरी चीखें गूंज उठीं। चिराग, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, मालगाड़ी पर चढ़ गया और अपने आदमियों को चिल्लाया, अपू, जल्दी करो, ट्रेन पर चढ़ो, हम निकल रहे हैं। धड़ाक धड़ाक धड़ाक, अराजकता और बढ़ गई। लाशों के ज्वार में से एक संशोधित पिकअप ट्रक अचानक ढलान पर तेजी से निकला, पटरी की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। उन्हें खत्म करो, चिराग दहाड़ा। कहीं से एक परछाई पिकअप ट्रक के बगल से टकराई, जिससे वह नियंत्रण खोकर हिंसक रूप से पलट गया। आह, रजिता चिल्लाई जैसे ही राज ने उसे पकड़ा, दरवाज़ा खोला और ट्रक के ढलान से नीचे गिरने से ठीक पहले वे दोनों लुढ़क गए। कहाँ जा रहे हो? अपू ने कोहरे से निकलते हुए घृणा से कहा। उसका पंजा राज की ओर बढ़ा, लेकिन राज उछला, अपू के पंजे को पकड़ा और एक कराहट के साथ उसे एक तरफ फेंक दिया। धड़ाक धड़ाक धड़ाक, गोलियों की बौछार होने लगी। राज ने खुद को रजिता के ऊपर फेंक दिया, उसके कंधे पर एक गोली लग गई। भाई, रजिता लाल आंखों से चिल्लाई, बदला लेने के लिए अपनी बंदूक की ओर बढ़ते हुए। दर्द को नज़रअंदाज करते हुए राज ने उसे उठाया, गोलीबारी से बचते हुए ढलान की ओर भागा। उनके नीचे लाशों का झुंड एक जिंदा लहर की तरह उमड़ रहा था, जो अपने रास्ते में लगभग किसी भी जीवित को नहीं छोड़ रहा था। अपू के बंदूकधारी प्लेटफॉर्म की ओर पीछे हट रहे थे, लगातार गोलियों की बौछार कर रहे थे। ताक तो कमाल की है, अपू ने कोहरे से बाहर निकलते हुए घृणा से कहा। लेकिन तुम अभी भी एक निचले स्तर के कमज़ोर हो। इससे पहले कि राज प्रतिक्रिया कर पाता, कोहरे में से एक काली नुकीली कील निकली। उसने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन कील सीधे आर पार हो गई, उसकी गति ने उसे लगभग गिरा दिया। बिना किसी झिझक के उसने एक शक्तिशाली लात चलाई जो हवा को एक तलवार की तरह चीरती हुई निकली। धड़ाम, उसकी लात किसी ठोस चीज से टकराए। अपू कोहरे से निकला, राज का पैर अपने उत्परिवर्तन न हुए हाथ से पकड़े हुए, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ताकत है, लेकिन अक्ल नहीं, अपू ने ताना मारा। क्या तुम्हें पता है कि एबिलिटी यूजर्स या ब्रेन्स को मारने से तुम विकसित हो सकते हो? बहुत बुरा, तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। उसने अपनी कलाई घुमाई और राज के हाथ में लगी कील एक खतरनाक लाल रोशनी के साथ चमक उठी। मर जा, भाई, ध्यान रखो। रजिता की आवाज़ निराशा में टूट गई। धड़ाक, जैसे ही अपू वार करने की तैयारी कर रहा था, उसका सिर एक तरफ झटका। उसका बायां कान खून की बौछार में फट गया, उसका आधा चेहरा अब विकृत हो चुका था। फिर भी उसने कोई दर्द नहीं दिखाया, बस एक गर्जना के साथ वापस कोहरे में गायब होने से पहले तिरछी नज़र से घूरा। धड़ाक धड़ाक धड़ाक, प्लेटफॉर्म के पीछे से पवन तोपों ने कोहरे के पार वार किया, तुरंत चिराग के कई बंदूकधारियों को मार गिराया। हमारे पीछे, ध्यान रखो, चिराग चिल्लाया। उसके आदमी ट्रेन के डिब्बों पर चढ़ गए और आड़ लेने लगे। एक सर्चलाइट ने कोहरे को काटा, नीचे की अराजकता को संक्षेप में रोशन किया। रजिता ने झुंड को उनकी ओर बढ़ते हुए और विशाल मकड़ी को ऊपर देखते हुए अपने आंसू पोंछे और राज को खींचा। भाई, हमें जाना होगा। प्लेटफॉर्म के पीछे एक विशाल हरे पत्थर के स्लैब के पीछे राघव पसीने में तरबतर था, बुरी तरह से हाँफ रहा था। मैकेनिकल हॉट लगभग 9 घंटे तक पूरी क्षमता से चल रहा था, जिससे वह पूरी तरह से ऊर्जा और ध्यान से थका हुआ था। मुझे पता था कि तुम दोनों कहीं छिपे होगे, अपू की अजीब आवाज़ आई, जिसका लहजा दूर से पास हो रहा था। मछुआरों की तरह खेलने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि क्षमता होने से तुम्हें छुआ नहीं जा सकता। खतरनाक उपस्थिति ने राघव में सिहरन पैदा कर दी। बिना सोचे उसने आगे कोहरे में एक विंड कैनन फायर की। धड़ाक, गोली किसी धातु जैसी चीज से टकराए। राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि वह एक तरफ उछला, एक हमले से बाल बाल बचते हुए।
अपू अचानक कोहरे से बाहर आया, अपने पंजे से उस पत्थर को तोड़ दिया जहां राघव छिपा हुआ था, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। बिना रुके अपू ने राघव की चकमा देने वाली आकृति की ओर एक और तेज वार किया। दिलचस्प, तुम्हारे पास नज़दीकी लड़ाई और दूर से हमला करने की क्षमता दोनों हैं। मैंने ऐसा कुछ इतना असामान्य पहली बार देखा है, अपू ने कहा, उसकी आवाज़ दुर्भावना से भरी हुई थी। राघव तनाव में आ गया। अपू के शब्दों ने उसके संदेह की पुष्टि की, इस आदमी ने एक से ज्यादा एबिलिटी यूजर को मारा था और संभवतः अपनी ताकत को हमेशा से छिपा रहा था। ऐसा लगता था कि चाचा भतीजे की जोड़ी ने बहुत सी हत्याओं और चोरी की योजनाओं में हिस्सा लिया था। हप, एक रोएंदार मकड़ी का पैर ऊपर से नीचे गिरा, जिससे राघव और अपू दोनों को पीछे हटना पड़ा। कंपन से जमीन हिल गई। एक साथ गोलियों की आवाजें निकली, क्योंकि चिराग के आदमियों ने गोलियां चलाईं, कुछ कोहरे की मकड़ी को निशाना बना रहे थे और कुछ राघव को। तीन तरफ से घिरे हुए राघव जमीन पर लुढ़का और आड़ लेने के लिए ट्रेन के नीचे घुस गया। राघव की कमजोर हालत को देखकर अपू ने शातिर मुस्कान के साथ उसका पीछा किया। उसके सिर पर एंटीना जैसी नुकीली कीलें लगातार फड़क रही थीं, जैसे कि वह हाई अलर्ट पर हो। वो छोटी बच्ची कहाँ है? अगर वह जल्दी नहीं निकली तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। अपू ने ताना मारा। वह किकी के संभावित हस्तक्षेप से सावधान था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी क्षमताएं साधारण उम्मीदों से कहीं ज्यादा थीं। राघव का दिल बैठ गया, अपू की ताकत और अनुभव उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थे। लाशों का झुंड करीब आ रहा था और कोहरे की मकड़ी ऊपर मंडरा रही थी। अपू ने फैसला किया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उसने पीछे हटना बंद कर दिया और पूरी गति से छलांग लगाए। उसका पंजा फैल गया, जो ट्रेन के नीचे राघव पर घातक वार करने के लिए था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? एक हल्की, आत्मविश्वास भरी आवाज गूंजी। अपू की आंखें बिजली की तरह तेज स्रोत की ओर झपकीं। किकी की क्षमता को जानते हुए उसने तुरंत अपना हमला रद्द कर दिया और एक तरफ कूदा, जवाबी हमले के लिए तैयार होते हुए। लेकिन कोई वार नहीं हुआ। भ्रमित अपू और चिराग दोनों आवाज की ओर मुड़े। जो उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। हवाई हमले वाले बंकर पर निष्क्रिय 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम गर्जना के साथ सक्रिय हो गया। उसकी सर्चलाइट्स जल उठी, कोहरे को काटते हुए, जबकि एक धीमी गूंज ने उसकी छिपी हुई मशीनरी के सक्रिय होने का संकेत दिया। बुर्ज का आधार ठीक से घूमा और उसकी 11-30 मिलीमीटर तोपों की बैरल मौत के दूतों की तरह संरेखित हो गईं। फायर कंट्रोल रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम ने एक अजीब सटीकता के साथ लॉक कर दिया। रक्षा का ये लंबे समय से सोया हुआ हथियार आखिरकार जाग गया था और चुपचाप युद्ध के मैदान में नरक ले आया था। अध्याय 43, क्लोज इन वेपन सिस्टम। असंभव। चिराग इस दृश्य को देखकर घबराहट से जम गया। ये चीज चालू कैसे है? अपू भी उतना ही स्तब्ध था। उसने देखा कि क्लोज इन वेपन सिस्टम के ऑप्टिकल सेंसर उस पर लॉक हो गए थे। उसके मन में एक बेतुका विचार आया, क्या इस तरह का हथियार इंसानों को निशाना बनाने के लिए होता भी है? बंकर के नीचे स्थित भूमिगत कमांड सेंटर के अंदर किकी कंसोल पर बैठी थी। राघव की अथक कोशिशों की बदौलत CIWS पूरी तरह से ठीक हो चुका था। डिस्प्ले पर कई हीट सिग्नेचर को हाईलाइट करते हुए उसने माइक्रोफोन की ओर झुककर अपना गला साफ किया और स्टेशन के स्पीकरों पर लापरवाही से घोषणा की, अलविदा लूजर्स टिल्ड। फिर उसने फायर बटन दबा दिया। हुर डर्र। तोप की बहरा कर देने वाली गर्जना रात में गूंज उठी, जिसकी जलती हुई नाल की चमक से आधे प्लेटफॉर्म पर रोशनी हो गई। प्रति मिनट 10,000 राउंड फायर करने में सक्षम CIWS ने नीचे लाशों के ज्वार, विशाल कोहरे की मकड़ी और अपू पर अपना गुस्सा उतारा। फतारानकन। अपू की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि तोप की बैरल उसकी ओर घूम गई थी। सहज रूप से उसने रोकने के एक बेकार प्रयास में अपना काला पंजा उठाया, लेकिन एक पल में उसका शरीर खून और मांस के धुंध में बदल गया। जिस जमीन पर वह खड़ा था वह एक विशाल गड्ढे में बदल गई। पूरे स्टेशन पर लगातार गोलाबारी गूंजती रही। ढलान पर उमड़ती हुई लाशें गूदे में बदल गईं। तोप की व्यापक गोलाबारी ने उन्हें ऐसे मिटा दिया जैसे किसी विशाल रबर ने साफ कर दिया हो। सैकड़ों, यदि हजारों नहीं, मरे हुए कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए। उनके अवशेष बारिश की तरह युद्ध के मैदान में बिखर गए। CIWS, जिसे आयुधशाला के जनरेटर से सटे एक रखरखाव शाफ्ट की सहायक ऊर्जा प्रणाली द्वारा संचालित किया गया था, को राघव और किकी द्वारा फिर से सक्रिय किया गया था। राघव ने अपनी मैकेनिकल डेवॉक क्षमता का उपयोग करके जनरेटर प्रणाली का उपभोग करने के बाद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घटकों की मरम्मत की थी। नतीजा, हथियार पूरी क्षमता से वापस ऑनलाइन आ गया था। ट्रेन के नीचे राघव ने विस्मय में देखा। ये सरासर विनाशकारी शक्ति उसे अवाक कर गई थी। कोई भी कार्बन आधारित जीवन रूप इस तरह की मारक क्षमता का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन उसके मन में एक विचार आया, अगर स्टारफ्लीट के पास ऐसे हथियार थे तो सर्वनाश शुरू होने के बाद दुनिया की रक्षा प्रणालियां इतनी रहस्यमय तरीके से क्यों गायब हो गईं? भागो! चिराग डर से पीला होकर चिल्लाया। अपने भतीजे को कुछ भी नहीं बनते देखकर उसने लोकोमोटिव के थ्रॉटल को आगे बढ़ाया।
तोप ने ट्रेन को निशाना नहीं बनाया था और चिराग ने राघव को पहियों के नीचे कुचलने की उम्मीद में भागने की योजना बनाई। ट्रेन चलने लगी और राघव अभी भी कारों के नीचे पहियों को जिंदा होते हुए महसूस कर रहा था। उसे चिराग की योजना का एहसास हुआ और उसने नियंत्रण हासिल करने के लिए ट्रेन के नीचे के हिस्से को पकड़ लिया। लेकिन ट्रेन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी और उसकी थकी हुई सहनशक्ति ने जल्दी से नियंत्रण स्थापित करना असंभव बना दिया। धिक्कार है, राघव बड़बड़ाया। वह फिर से संगठित होने के लिए पहियों के नीचे से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ट्रेन के सामने से एक कानफोड़ू आवाज़ गूंजी जिसने उसे अचानक रोक दिया। इस मौके का फायदा उठाकर राघव ट्रेन के नीचे से बाहर निकल गया। तब तक CIWS ने गोलीबारी बंद कर दी थी। जबकि इसकी मारक क्षमता विनाशकारी थी, इसकी गोला बारूद क्षमता केवल 15 सेकंड की लगातार गोलीबारी की अनुमति देती थी। फिर भी ये पर्याप्त से ज्यादा था। आंगन और ढलान खून और मांस के एक धधकते नरक में बदल चुके थे। यहाँ तक कि घास भी जल गई थी। कोहरे की मकड़ी जो अब दिखाई दे रही थी टुकड़ों में पड़ी थी। उसका ट्रक के आकार का शरीर एक पहचाने जाने योग्य ढेर में बदल गया था। ट्रेन क्यों रुकी थी, ये जानने के लिए उत्सुक राघव ने आगे देखा, ये सोचकर कि क्या बिजली की प्रणाली विफल हो गई थी। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। कोहरे से निकलकर पटरियों को अवरुद्ध करते हुए एक विशाल लाल लोहे का बेहेमोथ था। अनंत ट्रेन। अचानक टक्कर ने चिराग को अपने पैरों पर से गिरा दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। वह भ्रमित होकर ऊपर चढ़ा, ये सोचकर कि ट्रेन एक अदृश्य दीवार से टकरा गई थी। अपने लोकोमोटिव की हेडलाइट से रोशन होकर उसने आगे देखा कि एक गहरे लाल रंग का वेल 03 भारी गैस टरबाइन लोकोमोटिव खतरनाक कारों की एक श्रृंखला को खींच रहा था। चिराग का चेहरा पीला पड़ गया और उसके आदमी घबरा गए। ये ट्रेन कहाँ से आए? धिक्कार है, हम शापित हैं। यह क्या हो रहा है? पास की एक ढलान से राज गंभीर चेहरे के साथ एक ग्रेनेड लॉन्च लिए हुए निकला। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चिराग की ट्रेन कार के बगल में एक शेल फायर किया। धमाका, विस्फोट, कार के आर पार हो गया, जिससे चिराग के कई बंदूकधारी मारे गए। कुछ बचे हुए लोग खांसते हुए और भ्रमित होकर बाहर निकले, जिनका स्वागत एक युवा लड़की ने किया जो उनके सामने शरारती तरीके से मुस्कुरा रही थी। नमस्ते, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने हाथ के एक इशारे से किकी ने एक अदृश्य शक्ति को छोड़ा, जिससे बचे हुए आदमी उड़ गए और रात में बेजान हो गए। चिराग घबराकर लोकोमोटिव से कूद गया और एक हैंडगन पकड़े हुए कोहरे में भाग गया। अधिकांश लाशों का झुंड चला गया था, लेकिन वह डर से कांपते हुए अंधेरे में रेलवे पर लड़खड़ाया। राघव प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और उसका पीछा करने लगा। इससे पहले कि चिराग बहुत दूर जाता, एक फुर्तीली आकृति आगे निकली जो धुंधली चमक में एक परछाई की तरह दिखाई दे रही थी। वहां कौन है? चिराग चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही चिराग ने बंदूक चलाने के लिए उठाई, परछाई वाली आकृति ने सीधे उस पर एक सबल घुमाया। धड़ाम, खून का एक भयानक विस्फोट हुआ और चिराग बेहोश होकर गिर गया। परछाई हेडलाइट्स की रोशनी में आ गई, जिससे एक सुंदर चेहरा सामने आया। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जैसा कि उम्मीद थी, ये पूनम थी। दोनों हाथों से सबल को कसकर पकड़े हुए पूनम की नज़र घबराहट से राघव की ओर घूमी, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसकी सांसें छोटी और घबराई हुई थीं, जिससे उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। जाहिर है, ये किसी पर उसका पहला हमला था। बहुत खूब, पूनम जी, राघव ने कहा। उसका लहजा आश्चर्य और मनोरंजन का मिला जुला था। उसे पता नहीं था कि पूनम यहाँ क्यों आई थी, लेकिन चिराग का बेहोश पड़ा होना बहुत कुछ कह रहा था। काम पूरा हो गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए राघव ने अपना हाथ उठाया और चिराग पर कुछ विंड कैनन फायर किए। राघव, पूनम ने पुकारा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह इस खौफनाक दृश्य से अभिभूत थी। रेल की पटरियां, प्लेटफॉर्म और ढलान सब कटे फटे अवशेषों से ढके थे। हवा में धुएं और खून की बदबू थी, इतनी तेज कि वह उबलती हुई लग रही थी। धड़ाम धड़ाम, राघव ने पूनम के पीछे से चुपके से आते हुए 2 और लाशों को मार गिराया, जिससे 2 और विंड कैनन की आवाज़ें गूंजीं। वह डर से चीख पड़ी। शांत हो जाओ, राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आंखें दूर राज की ओर घूमीं, जो सोच में डूबा हुआ लग रहा था। राघव ने पुकारा, रजिता कहाँ है? राज अपनी तंद्रा से बाहर आया और बेचैनी से तलाश करने लगा। आखिरकार उसे मिट्टी का एक ढेर मिला और उसने उसे खोदा, जिसमें से एक धूल भरी घायल रजिता निकली। भाई, रजिता हांफती हुई बोली। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, क्योंकि वह बुरी तरह से हाँफ रही थी। तुम ठीक हो? मैं संभल जाऊंगा, राज ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ स्थिर थी, भले ही उसकी चोटें थीं, पीठ में एक गोली का घाव और एक छेद किया हुआ हाथ। टावर जैसे इस आदमी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। राघव, भाई बहन को जिंदा देखकर राहत की सांस ली। लेकिन कोहरे में आती हुई लाशों की आहट सुनकर उसने जल्दी से चिल्लाया, जल्दी करो, छिपने के लिए मेरी ट्रेन पर चढ़ो। राज ने विशाल अनंत ट्रेन पर एक नज़र डाली और तुरंत राघव के इरादे को समझ गया।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गंभीरता से सिर हिलाया और रजिता को ट्रेन पर चढ़ा दिया। जल्दी अंदर आ जाओ, किकी ने पुकारा। उसने अभी अभी बचे हुए बंदूकधारियों से निपटा था। कत्लेआम से भरे युद्ध के मैदान को देखकर वह विस्मय में अपना मुंह ढकने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी चौड़ी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। वाह, क्या नज़ारा है! तुम अद्भुत हो। राघव ने उसे घूर कर देखा, उलझन में। इस 16 साल की लड़की ने लड़ाई के भयानक नतीजों का सामना बिना किसी डर या घृणा के किया। इसके बजाय वह उत्साहित लग रही थी। पूनम के मार्गदर्शन में समूह अस्थायी रूप से आराम करने के लिए जल्दी से अनंत ट्रेन पर चढ़ गया। तब तक शाम के केवल 7 बजे थे। सुबह होने में कम से कम 7 या 8 घंटे बाकी थे। अध्याय 44। राज भाई बहन। पूनम, तुम ट्रेन को यहाँ कैसे लाए? जैसे ही किकी बोर्ड पर चढ़ी उसने उत्सुकता से पूछा। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। जब से वह और राघव इस कोहरे से ढके क्षेत्र में दाखिल हुए थे, सभी वायरलेस सिग्नल एक अदृश्य हाथ से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए थे, जिससे बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कट गया था, जिसमें पूनम के साथ संचार भी शामिल था। पूनम पूरी तेजी के साथ राजिता को एक मेडिकल किट सौंपते हुए अपनी आवाज़ में जल्दबाजी की भावना के साथ बोली, यहाँ इसे लो और पहले अपने घावों का इलाज करो। धन्यवाद पूनम, राजिता ने राघव और किकी को देखते हुए कहा। उसने महसूस किया कि पूनम और राघव एक साथ थे और कृतज्ञता से जोड़ा, तो तुम ही थी जो बड़ी ट्रेन चला रही थी। पूनम राघव की ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर माफ़ी का एक संकेत था। पिछली रात मैंने इस ट्रेन को आरामबाग स्टेशन से नंबर 3 ब्रांच लाइन ट्रैक के जरिए निकलते हुए देखा। यह अजीब लगा क्योंकि वह ट्रैक किसी भी नक्शे या रिकॉर्ड पर नहीं है। मैंने अनुमान लगाया कि यह एक विशेष सैन्य मार्ग हो सकता है, और ये देखते हुए कि आप लोग शायद उसी ओर जा रहे थे और यह भी कि मैं आपसे संपर्क नहीं कर पा रही थी, मैंने फैसला किया। जाने से पहले राघव ने पूनम को बताया था कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में अतिरिक्त ऊर्जा है। कोहरे से 1 दर्जन से ज्यादा सशस्त्र गार्डों के साथ एक ट्रेन को निकलते हुए देखकर पूनम ने राघव के समूह के लिए मुसीबत को भांप लिया। तुरंत कार्रवाई करते हुए उसने चिराग की ट्रेन द्वारा तैयार किए गए स्विच के माध्यम से अनंत ट्रेन को सैन्य लाइन पर ले गई, जिससे उसके भागने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। इस समय चौकियों और प्लेटफॉर्म पर लाशों की एक छोटी लहर निकलने लगी थी। हालांकि पहले की तरह कोई और आवाज नहीं होने से 100 निर्दोष जीवित बचे लोग सभी मारे जा चुके थे, जिससे ये राक्षस बेतरतीब ढंग से घूम रहे थे। कोहरे की मकड़ी के चले जाने के बाद अनंत ट्रेन अब तत्काल खतरे में नहीं थी। पूनम की व्याख्या सुनकर किकी खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाई। शानदार पूनम, तुमने इस बार बहुत मदद की है। किकी की प्रशंसा सुनकर पूनम ने राघव की ओर देखा और उसे सराहना में मुस्कुराते हुए पाया। हाँ, बहुत अच्छा काम किया, उसने पुष्टि की। राघव के शब्दों को सुनकर पूनम ने आखिरकार राहत महसूस की। उसे डर था कि ट्रेन के साथ पहल करने से उसे डांट पड़ सकती है। अब उसका दिल थोड़ी गुप्त खुशी से भर गया। वाह, वह चिराग लड़का वास्तव में बेरहम है। उसने वास्तव में सभी जीवित बचे लोगों को राक्षसों को लुभाने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई ताकि वह खुद भाग सके। किकी ने अपने हाथों को तिरस्कारपूर्वक मोड़ते हुए कहा, सौभाग्य से ये युवा महिला चतुर है और उसकी योजना का पर्दाफाश कर दिया। क्या ये सच में तुमने पता लगाया? राघव ने सपाट ढंग से पूछा। ठीक है, तुम भी चालाक हो, किकी ने मान लिया, नाराज होते हुए। कुछ मज़ेदार बातों के बाद राघव ने अपना ध्यान राज की ओर मोड़ा। हालांकि वह कुछ पीला लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। एक एबिलिटी यूजर के रूप में राज की ठीक होने की दर साधारण लोगों की तुलना में काफ़ी बेहतर थी। अब तुम्हारी क्या योजना है? राघव ने पूछा। राज ने खिड़की से बाहर देखा, अपने पिकअप ट्रक की तलाश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं था। राजिता अपने भाई के कंधे को सावधानी से पट्टी बांधते हुए राघव को देखा और विनती की, राघव, क्या तुम्हारी ट्रेन हमें लिफ्ट दे सकती है? एक बार जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो हम दूसरा वाहन ढूंढ लेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह ज़रूरी है, राघव ने गंभीरता से कहा। तुम दोनों को बस मेरी टीम में शामिल हो जाना चाहिए और हमारे साथ रहना चाहिए। एक साथ हमारे जीवित रहने की संभावना बेहतर है। राजिता की आंखें तुरंत चमक उठीं। सच में? अरे, किकी ने बगल से विरोध किया, गुस्से में मुंह बनाते हुए। तुम उन्हें बोर्ड पर चढ़ने देने में इतनी जल्दी क्यों हो? लेकिन तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे और मुझे उतारने की कोशिश भी करते थे। यह क्या बात है? राघव ने हल्की आवाज में कहा। तुमने ये खुद किया। मैं किकी हकलाया, साफ तौर पर परेशान। वह जानती थी कि खाने को चुराने की उसकी घटना ऐसी नहीं थी जिसे राघव आसानी से जाने देगा। उसने आह भरी लेकिन फिर मान गई। ठीक है, मुझे राजिता और उसके भाई के शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ही बॉस हो तो वैसे भी तुम्हारा ही फैसला है। पूनम, जो पास खड़ी थी, ये सुनकर खुश थी कि 2 और लोग ट्रेन में शामिल हो रहे थे। आखिरकार एकता में ही ताकत थी।
केवल राघव का बाहर जाकर आपूर्ति की तलाश करना, जबकि वह ट्रेन की रखवाली करती थी, हमेशा जोखिम भरा लगता था। धन्यवाद, राज ने अचानक कहा, अपनी सामान्य चुप्पी को तोड़ते हुए। उसने राघव को देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। राघव ने सिर हिलाया। सच कहूं तो वह और ज्यादा टीम के सदस्यों को भर्ती करने की उम्मीद कर रहा था। राज भाई बहन अच्छे लोग थे और उन्होंने राघव और किकी की जान भी बचाई थी। राज एक अलौकिक शक्ति वाले एबिलिटी यूजर के रूप में राघव को फैसले के बारे में आश्वस्त महसूस करा रहा था। तो अब क्या योजना है? पूनम ने पूछा। राघव ने खिड़की से बाहर देखा, गहरी सांस लेते हुए। चिराग ने जो भी आपूर्ति लूटी है वह सब उसकी ट्रेन पर है। हम उसे लेने जा रहे हैं। सही कहा, किकी ने उत्साह से सहमति जताई। किकी ने ताली बजाई, अचानक स्थिति को समझते हुए। हम अमीर बनने जा रहे हैं। ओह, और नीचे उन काफिलों द्वारा छोड़ी गई सारी चीजें भी हैं। कमांड सेंटर में जानकारी उपकरण का तो जिक्र ही नहीं करना। ओह ओह, और वह क्लोज इन वेपन सिस्टम। राघव ने निराशा में आह भरी। तुम ज्यादा सोच रही हो। अकेले CIWS का वजन 10 टन है, अगर गोला बारूद और बिजली प्रणालियों को शामिल किया जाए तो और भी ज्यादा। क्या तुम्हारे पास इसे उठाने के लिए एक क्रेन है? और भंडारण में वह गोला बारूद की चेन, हजारों राउंड कुछ ही सेकंड में खर्च हो जाएंगे, बिना ज्यादा गोलियों या फिर से आपूर्ति के। क्या तुम्हें लगता है कि हमें सड़क पर कुछ 30 मिलीमीटर टंगस्टन कोर आर्मर पियर्सिंग राउंड मिलेंगे? सच कहूं तो राघव ने CIWS को पुर्जों के लिए निगलने पर विचार किया था, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए ऊर्जा नहीं थी। ठीक होने के बाद भी उसे जनरेटर प्रणाली से निपटने में जितना समय लगा, उससे ज्यादा इसे ठीक करने में लग सकता था। सौभाग्य से पहले जनरेटर और CIWS उप प्रणालियों को स्कैन करके उसने एक पूर्ण 1130 होलोग्राफिक ब्लूप्रिंट प्राप्त किया था। इसके साथ जब तक उसके पास जरूरी सामग्री थी, वह आखिरकार ट्रेन पर एक नया बना सकता था। ओह, ये सच है, किकी ने निराशा में अपनी जीभ चिटकाए। लेकिन हम कम से कम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और फेज्ड एरे रडार को निकाल सकते हैं। हम इसे ट्रेन के नेविगेशन रडार के साथ एकीकृत करके एक कॉम्पैक्ट टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन सिस्टम बना सकते हैं, है ना? राघव ने अपनी भौं उठाई और उसे उत्सुकता से देखा। ये वास्तव में एक ठोस विचार है। अच्छा सोचा, वह सहमत हो गया। मैं भी मदद करूंगा। राज अपनी चोटों की परवाह किए बिना बेस को साफ करने का जिक्र सुनते ही उत्सुकता से खड़ा हो गया। मैं भी, राजिता ने अपने चेहरे से धूल झाड़ी, एक छोटे वयस्क की तरह दिख रही थी। ओह, और मुझे और मेरे भाई को हमारे ट्रक को ढूंढने की जरूरत है, उस पर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, राघव ने सिर हिलाया। फिर वह पूनम की ओर मुड़ा। पूनम, ट्रेन की कारों को फिर से जोड़ने के लिए मेरे साथ आओ। आरामबाग स्टेशन वापस जाने के बाद हम डिब्बों को फिर से व्यवस्थित करेंगे। उसी समय राघव ने राज और राजिता को चिराग के आदमियों से ली गई कुछ बंदूकें सौंपी। आज रात हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो, निकलने से पहले जितना हो सके उतना इकट्ठा करें, सुबह होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये राघव की ओर से लालच नहीं था, उसने जनरेटर प्रणाली से निपटने और CIWS उप प्रणाली को बहाल करने का प्रयास करते हुए खुद को लगभग थका दिया था। अपू के साथ उसकी लड़ाई ने उसे इतना थका दिया था कि वह अपनी आइस शील्ड भी नहीं बुला सकता था। बिना आराम के उसे संदेह था कि उसके पास खड़े होने की भी ताकत होगी। इसके अलावा क्षेत्र को पहले ही साफ कर दिया गया था और कोई बड़ी धमकी सामने आने की संभावना नहीं थी। जब उनके पास मौका था तो सैन्य बेस को अच्छी तरह से साफ करना उचित था। राघव को सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह थी कि उसने कई फ्लैटबेड ट्रेलरों की खोज की थी जिन्हें चिराग ने जीप, ऑफ रोड वाहन और हिमेश की बख्तरबंद कार से भर दिया था। हथियारों और गोला बारूद का एक भंडार भी था, कुल मिलाकर दर्जनों हथियार जो उनकी मारक क्षमता को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देंगे। अध्याय 45, एक बड़ा जखीरा। ट्रेन में राघव ने मैकेनिकल हॉट इंटरफेस खोला, विशाल जनरेटर प्रणाली को निगलने से मिले डेटा की समीक्षा करते हुए। निगलना सफल, मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स जोड़ 200, मैकेनिकल डेवो स्किल दक्षता जोड़ 100, बोनस ताकत जोड़ 15, गति जोड़ 10, रक्षा जोड़ 10। बधाई हो, आपका मैकेनिकल हॉट LV.2 तक लेवल अप हो गया है और एक पैसिव स्किल अनलॉक हो गया है, डिसोल्यूशन स्पेस। डिसोल्यूशन स्पेस पैसिव मैकेनिकल डेवो को पूरा करने पर डिवाइस के 20% सामग्री को एक समर्पित 100 टन क्षमता वाले स्थान में बरामद और संग्रहित किया जाता है। इन सामग्रियों का उपयोग ब्लूप्रिंट आधारित निर्माण के लिए सीधे किया जा सकता है। बधाई हो, ताकत एट्रीब्यूट लेवल 2 बर्स्ट क्षमता 200 किलोग्राम तक लेवल अप हो गया है। बधाई हो, रक्षा एट्रीब्यूट लेवल 1 कठिन हड्डियां सख्त त्वचा तक लेवल अप हो गया है। ताकत, गति और रक्षा एट्रीब्यूट सभी सक्रिय हो गए हैं। विस्तृत पैरामीटर अब उपलब्ध हैं। बधाई हो, विंड कैनन स्किल लेवल 2 6% तक उन्नत हो गया है। वर्तमान मैकेनिकल हॉट लेवल LV.2 10 1000 संकेत
मैकेनिकल हॉर्ट को लेवल अप करने से विशेष स्किल पुरस्कार मिलते हैं। LV.3, LV.6 और LV.9 पर एक रहस्यमय जागरण होगा। ताकत लेवल 2 17% बर्स्ट क्षमता 200 किलोग्राम गति लेवल 1 62% अधिकतम गति 10 मीटर सेकंड रक्षा लेवल 1 21% कठिन हड्डियां सख्त त्वचा मैकेनिकल जागरण अनलॉक नहीं हुआ मैकेनिकल डेवोर 2 2085 निगलने की दक्षता को बढ़ाता है मैकेनिकल निर्माण 1 1123 निर्माण दक्षता को बढ़ाता है मैकेनिकल पैसिव स्कैन मरम्मत डिसोल्यूशन विशेष स्किल्स विंड कैनन सामान्य लेवल 2 6% आइस शील्ड सामान्य लेवल 1 22%। 1900 किलोवाट जनरेटर प्रणाली को निगलना राघव का मैकेनिकल हॉर्ट प्राप्त करने के बाद पहली बार ऐसा विशाल डिवाइस था। हालांकि इसमें 7 या 8 घंटे लगे, लेकिन इनाम अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक थे। चमकते हुए इंटरफेस को देखते हुए राघव ने न केवल अपनी ताकत और रक्षा में अपग्रेड देखा, बल्कि अपने मैकेनिकल हॉर्ट का लेवल 2 तक लेवल अप भी देखा। सबसे रोमांचक बात यह थी कि नव सक्रिय डिसोल्यूशन स्पेस स्किल अविश्वसनीय रूप से व्यावहारिक था। पहले ब्लूप्रिंट से निर्माण करना बोझिल था, खासकर जब सामग्री एकत्र करने की बात आती थी। अब डिसोल्यूशन स्पेस ने निगले गए मशीनों को सीधे उपयोग योग्य सामग्री देने की अनुमति दी, जिसे इस विशेष स्थान में संग्रहित किया जा सकता था। हालांकि यह मैकेनिकल डेवो से सामग्री तक सीमित था और सामान्य भंडारण के रूप में कार्य नहीं कर सकता था, एक मामूली अफसोस। फिर भी यह एक गेम चेंजर था। उसने जोर से सोचा, तो विंड कैनन और आइस शील्ड सिर्फ बुनियादी स्किल्स हैं। इसका मतलब है कि उच्च स्तरीय क्षमताएं हैं। अगर मैं उस CIWS या आयरन गार्ड 3 मिलिट्री असॉल्ट आर्मर को निगल सकता, तो कौन जानता है कि क्या आश्चर्यजनक चीजें इंतजार कर रही होंगी। अपने आंकड़ों की जांच करते हुए वह हंसा। 200 किलोग्राम को फोड़ना, मैं अब एक पेशेवर बॉक्सर से ज्यादा मजबूत हूँ। वाह। ट्रेन पर 2 नए सहायकों के साथ अनंत ट्रेन बहुत कम अकेली थी। थोड़ा खाने और पीने के बाद अपनी ऊर्जा को फिर से हासिल करने के बाद राघव ने सामान इकट्ठा करने के प्रयासों में शामिल हो गया। राज बनकर से कंप्यूटर और शव को बाहर निकालने में किकी की मदद कर रहा था। वह कार 2 को एक सूचना केंद्र में बदलने की योजना बना रही थी, जो उसके निजी सोने के स्थान के रूप में भी काम करेगा। उसने बनकर के छात्रावास से एक बंद बेड फ्रेम भी बाहर खींच लिया। इस बीच पूनम और राजिता आयुधशाला से गैस मास्क से लैस होकर चौकी के आंगन में बिखरे हुए हथियारों और आपूर्ति को इकट्ठा कर रहे थे। भयानक परिवेश के बावजूद अंधेरे में छिपी हुई लाशें और जमीन पर फैले काले कीड़े, उन्होंने अथक काम किया। बंदूकें हाथ में लिए बिना पलक झपकाए खून से सने आपूर्ति के बक्से ढोते रहे। राघव उनकी दृढ़ता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, जो कठोर वातावरण द्वारा गढ़ी गई थी। राघव ने आयरन गार्ड 3 मिलिट्री असॉल्ट आर्मर और TFV 600 हैवी ट्विन बैरल टैंक दोनों को अध्ययन के लिए वापस कैसे ले जाया जाए, इस पर विचार किया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, दूर की पटरियों से एक सरसराहट की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। झल्लाते हुए वह जांच करने के लिए आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसने एक लंगड़ी परछाई को रेलवे में और गहराई से भागते हुए देखा। चिराग। राघव का चेहरा गहरा हो गया। मुझे लगा था कि मैंने उसे मार डाला है, वह अभी भी जिंदा कैसे है। एक उंगली उठाते हुए राघव ने काम पूरा करने की तैयारी की, लेकिन कुछ अजीब ने उसे रोक दिया। चिराग लाशों के एक समूह से होते हुए एक तरफ हट गया, बिना किसी प्रयास के उनसे गुजरते हुए। लाशों ने उस पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। यह क्या, वे उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? राघव की आंखें सिकोड़ लीं। लाशें धीरे धीरे आगे बढ़ीं, आखिरकार खून की गंध को सूंघ लिया। चिराग की ओर मुड़ते हुए उन्होंने उस पर हमला कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हें मुझे नहीं देखना चाहिए था, चिराग डर में चीखा। राघव जम गया। उसने सोचा कि लाशें उसे नहीं देख सकतीं। ये बेतुका था। कुछ पल पहले चिराग आत्मविश्वास से उनके बीच चला था, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जो भाग्य पर जुआ खेल रहा हो। क्या हो रहा है? राघव ने बड़बड़ाया, उसका चेहरा गंभीर था। लाशों ने छलांग लगाई, चिराग को अलग कर दिया। उसकी पीड़ा की चीखें कम समय तक चलीं और जल्द ही चुप्पी लौट आई। सुरक्षा के लिए राघव ने लाशों को खत्म करने के लिए कई विंड कैनन छोड़े, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे कोई और खतरा न बने। चिराग के बेजान शरीर के पास जाकर हत्या की पुष्टि करने के लिए कुछ और भी अजीब हुआ। चिराग का शव हिंसक रूप से हिलने लगा। मारे गए लाशों से खून का धुंध एक दिखाई देने वाले तरल में बदल गया, जो उसके शरीर में तेजी से बहने लगा। कुछ ही पलों में चिराग का रूप खून के रंग का हो गया। जैसे ही खून का धुंध जमा होना जारी रहा, यह एक धड़कते हुए खून के कोकून में बन गया। राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं और एक अशुभ भावना ने उसे जकड़ लिया। क्या लाशों द्वारा ध्यान न दिए जाने की चिराग की क्षमता किसी प्रकार की विशेष शक्ति हो सकती थी? यह विचार उसके मन में कौंधा और उसकी सहज प्रवृत्ति चिल्लाई कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने कोकून पर कई शक्तिशाली विंड कैनन छोड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, एक मरा हुआ चिराग सबसे अच्छा चिराग है।
धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उन्नत विंड कैनन अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, बहरा करने वाली ताकत के साथ कोकून के आर पार चले गए, जिससे बड़े बड़े छेद हो गए जिनमें से भूरा सफेद मांस और खून रिस रहा था। यहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, राघव ने बड़बड़ाया। उसका भाव गहरा हो गया क्योंकि उसने एक और वार करने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले कि वह कार्रवाई कर पाता, खून का कोकून खतरे पर प्रतिक्रिया करता हुआ प्रतीत हुआ। एक हिंसक संघर्ष के साथ यह अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और एक पतला पीला भूरा आकृति बिजली की गति से बाहर निकल गई, जो घने कोहरे में गायब हो गई। धिक्कार है। खतरे का एहसास करते हुए राघव ने भागती हुई आकृति का पीछा करने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन परछाई कोहरे भरे अंधेरे में गायब हो गई थी। उसके विचार पूनम और राजिता की ओर मुड़े, जो अभी भी नीचे आंगन में थे, क्षमताओं के बिना असुरक्षित थे। वह जल्दी से ट्रेन की ओर मुड़ गया। घनी रात और घने कोहरे में लाशें भी आसानी से छाया से घात लगा सकती थीं। सुरक्षित रहने के लिए राघव ने फैसला किया कि अब हर किसी के लिए ट्रेन पर फिर से इकट्ठा होने का समय आ गया था। एक लयबद्ध खड़खड़ाहट के साथ अनंत ट्रेन जल्द ही आरामबाग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर लौट आई। बिना किसी देरी के राघव ने डिब्बों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए पूनम के साथ समन्वय किया। राज उपकरणों में कुशल साबित हुआ, प्रयास में शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर ट्रेन को कुशलता से पुनर्गठित किया। वेल 03E हैवी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव और RG7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सामने की ओर मुख्य इंजन के रूप में रहे। कार 1 और 2 अपरिवर्तित रहे, जबकि चिराग के 2 यात्री डिब्बे आपूर्ति से भरे हुए कार 3 और 4 के रूप में अगले स्थान पर थे। मूल कार 3 उपकरणों और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट गेट से सुसज्जित 5वें स्थान पर चली गई। उनके पीछे 4 फ्लैटबेड ट्रेलर थे, जिन पर 2 सैन्य जीप, एक भारी ऑफरोड वाहन और हिमेश की बख्तरबंद कार थी। पहले की छोटी दूरी की इलेक्ट्रिक मालगाड़ी को अंत में छोड़ दिया गया था। चूंकि यह किसी भी डिब्बों से जुड़ा नहीं था और भारी था, राघव ने कोहरे से बचने के बाद इसे निगलने की योजना बनाई। इससे महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल सकते हैं। उपकरण कार को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए राघव ने राज को कार 5 सौंपा। इस बीच राजिता कार 2 में किकी के साथ चली गई। दोनों ने एक बंद बेड सेटअप साझा किया। सबके ठीक होने के बाद राघव ने अजीब घटनाओं पर विचार किया। खून के कोकून से पतली भूरा आकृति का भागना उसके मन पर भारी पड़ रहा था। यह अब सिर्फ चिराग के बारे में नहीं था। जो कुछ अभी सामने आया था वह प्राकृतिक था और इसके निहितार्थ बहुत परेशान करने वाले थे।